एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है। हेन का दादाजी अपनी पूरी फैमिली को लेकर घर आता है और उन्हें बताता है कि अब से ही हमारा न्यू घर है और उसने अपने घर की वीडियो शूट भी की हुई होती है, साथ ही उसमें पैनिक रूम का जिक्र भी किया था। वहीं प्रेजेंट में उन सभी को पैनिक रूम मिल जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि वो तो बिल्कुल खाली होता है। सोचुल कहता है देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी अभी यहाँ से पैसे निकाले गए हैं। ब्योमजो कहती है कि सोली हमसे पहले यह काम कर चुकी है। फिर वो सभी नीचे हॉल में आते हैं, वहाँ पर सोली होती है। ब्योमजो गुस्से में उसे कहती है क्या मेरे पापा को तुमने मारा है, क्या वो पैसे वहाँ से तुमने निकाले हैं। सोली कहती है फिलहाल अपने पापा को अच्छे से विदा करो, तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है। ब्योमजो कहती है अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। सोली कहती है मैं इस घर की लीगल रेजिडेंस हूँ, तुम मुझे ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते, मुझे बाहर निकालने के लिए तुम्हें कोर्ट के ऑर्डर चाहिए। तो ब्योमजो उसे कहता है कि हम भी जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। सोली कहती है क्या तुम मुझे झेल पाओगे। ब्योमजून कहता है यह तो टाइम ही बताएगा कि कौन किसे झेलता है। फिर हेन की फैमिली चेयरमैन का अंतिम संस्कार करने के लिए आई हुई होती है और सभी काफ़ी सैड होते हैं। हेन वहाँ पर अकेली बैठी होती है। यून उसे अपना कोट देता है और कहता है कि क्या तुम्हें ठंड लग रही है। हेन कहते हैं कि मुझे यहाँ पर काफ़ी अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर रिहर्सल कर रही हूँ। यून कहता है कि कैसी रिहर्सल। हेन कहते हैं कि डेथ रिहर्सल। मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है, मुझे कॉफिन में दबा दिया जाएगा, कुछ टाइम तक फैमिली मेरे लिए यहाँ पर रोएगी, लेकिन फिर सभी अपने अपने घर चले जाएंगे और मैं यहाँ पर अकेले रह जाऊंगी। ये सुनकर यूनवो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और हेन कहने लगती है लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जीना चाहती हूँ, ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास 3 महीने हैं, उसमें से कुछ टाइम बीत भी चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी डेथ कब हो जाए, मैं आज रात को भी मर सकती हूँ। यूनवो कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तो यूनवो उसे संभालता है और हेन भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर हम सोली को देखते हैं जो कि ह्यूनसंग को एक सीक्रेट रूम में लेकर आती है, जहाँ पर उसने वो सीक्रेट फंड रखा हुआ होता है जो कि बहुत सारा पैसा होता है। ये देखकर ह्यूनसंग काफ़ी चौंक जाता है और सोली को कहता है कि आपको कैसे पता चला कि ये सीक्रेट फंड कहाँ पर है। तो हमें दिखाया जाता है कि सोली चेयरमैन की वीडियो देख रही होती है और इसी वीडियो में चेयरमैन ने पैनिक रूम का जिक्र किया था और यहीं से सोली को पैनिक रूम के बारे में पता चला था। और वह ह्यूनसंग को कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब यह पैसा तुम्हें लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करके रखेगा। और ये देखकर ह्यूनसंग काफ़ी खुश होता है। फिर हम यूनताए को देखते हैं जो कि बेगडू को बता रहा होता है कि चेयरमैन मर चुका है, उसने अपने 21% शेयर सोली को दिए थे, लेकिन अब वो शेयर हेन की फैमिली के पास आ चुके हैं और 60 के करीब ह्यूनसंग के पास शेयर थे, लेकिन चेयरमैन के मरने के बाद उसके भी आधे शेयर हेन की फैमिली के पास आ चुके हैं। अब हेन की फैमिली एंड ह्यूनसंग की फैमिली के बीच शेयर का सिर्फ 3% का गैप होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसी बीच यूनवो के साथ क्या होगा, कि वो यूनवो को भी अपना शेयर देंगे या फिर उसे सीईओ बना देंगे। तो यूनताए का पापा से कहता है तुम बस मेरे ऊपर एक फेवर करना कि अगर तुमसे कोई तुम्हारे पापा का नाम पूछे तो मेरा नाम तो मत ही लेना। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर यूनवो का पापा और हेन का पापा साथ में बैठे होते हैं और ब्योमजून बेगडू को हर चीज़ के लिए थैंक यू कह रहा होता है। तो बेगडू से कहता है तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, और वो उसे फ्रूट्स खाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर यूनवो आता है और वो यूनवो को भी अपने साथ बैठने के लिए कहते हैं। तभी यूनवो के पास जर्मनी से डॉक्टर की कॉल आ जाती है और वो यूनवो को बताते हैं कि हेन की सर्जरी हो सकती है। ये सुनकर वो काफ़ी खुश होता है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद यूनवो इसके बारे में बेगडू और ब्योमजून को बताता है कि हेन की सर्जरी हो सकती है। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। यूनवो कहता है लेकिन सर्जरी के साथ एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है। फिर यूनवो हेन की सर्जरी के बारे में पूरी फैमिली को बताता है और पूरी फैमिली हेन के लिए काफ़ी खुश होती है कि अब जल्दी हेन की सर्जरी हो जाएगी। और हमें दिखाया जाता है कि यूनवो ने बेगडू और ब्योमजून को बताया था कि हेन की सर्जरी तो हो सकती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि सर्जरी के बाद हेन की पूरी मेमोरी जा सकती है, यानी कि उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी चौंक जाते हैं और ब्योमजून यूनवो कहता है लेकिन इसके बारे में हेन को कुछ भी मत बताना, क्योंकि अगर हेन को पता चला तो वो सर्जरी के लिए मना कर देगी। यूनवो कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, इस टाइम हेन की सर्जरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। फिर हम हेन को रूम में देखते हैं जो कि काफ़ी नर्वस फील कर रही होती है। फिर वो यूनवो के पास आती है और कहती है क्या मेरी सच में सर्जरी हो सकती है, कहीं वो डॉक्टर स्कैमर तो नहीं है। यूनवो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हेन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो फिर से वापस आती है और यूनवो कहती है क्या तुम्हें सच में भरोसा है कि मेरी सर्जरी हो सकती है, मतलब कि मैं मरने वाली नहीं हूँ। यूनवो कहता है कि हाँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर हेन बाहर आते हैं, लेकिन बाहर बैठकर वो रोने लगती है। उसके पास यूनवो आता है और कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ है। हेन कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये खुशी के आंसू हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं मरने नहीं वाली हूँ। बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने नाइटमेयर से बाहर आ चुकी हूँ।
तो यूनवू हेन को हक करता है और वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। हेन भी रो रही होती है और यूनवू से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, और कहता है कि चलो अब सोने के लिए चलते हैं। और वो दोनों काफ़ी टाइम के बाद साथ में सोए हुए होते हैं और हेन को देखकर यूनवू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। फिर सुबह होती है, हेन उठती है, यूनवू को गुड मॉर्निंग कहती है, यूनवू भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। हेन कहती है कि आज तुम काम पर जाने वाले हो? यूनवू मना करता है, तो हेन कहती है चलो फिर आज घूमने के लिए चलते हैं। यूनवू कहता है कि ठीक है। फिर यूनवू और हेन दोनों घूमने के लिए आते हैं। वहाँ पर यूनवू हेन की प्यारी प्यारी पिक्स लेता है। उसके बाद वो दोनों राइड करते हैं। हेन उसे कहती है कि हनीमून के बाद ये साथ में हमारा पहला ट्रिप है। यूनवू कहता है कि हाँ। हेन कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ठीक होने के बाद हम अक्सर ऐसे ट्रिप्स पर आया करेंगे। यूनवू कहता है कि ठीक है। फिर वो दोनों साथ में बैठते हैं और हेन उसे कहती है कि मेरे पास 3 ऐसी बातें हैं जो कि मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताई है। यूनवू कहता है कि वो क्या है? हेन कहती है कि सर्जरी से पहले वो तीनों बातें मैं तुम्हें बताऊंगी और एक तो मैं आज ही तुम्हें बताने वाली हूँ। यूनवू कहता है कि वो क्या है? तो हेन उसे वही डिवाइस दिखाती है और कहती है जो ये डिवाइस तुम्हें स्कूल में मिली थी ये मेरी डिवाइस है, देखिए इस पर HP लिखा हुआ है, मतलब कि हेन। यूनवू कहता है कि क्या सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हेन कहती है लेकिन शायद उस टाइम मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं थी। यूनवू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हेन कहती है तुम चिंता मत करो, डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें डांटने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अब से मैं हमेशा ही पॉजिटिव सोचूंगी। साथ ही वो उसे बताती है कि उनसंग ने मुझे कहा था कि उसने बचपन में एक बार मुझे बचाया था और हम दोनों का मिलना भाग्य में लिखा हुआ था। यूनवू कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें अपना भाग्य बताने की? हेन कहती है तो क्या हुआ, हमारी भी अपनी एक अलग स्टोरी है। यूनवू कहता है कि तुम चुप रहो। तो हेन उसे कहती है जब मैंने तुम्हें पहली बार अपने स्कूल में देखा था मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे स्कूल में इतना हैंडसम लड़का भी आएगा, और उस टाइम मैं अब्रॉड स्टडी करने के लिए जा रही थी लेकिन मुझे काफ़ी बुरा भी लग रहा था। तो यूनवू भी उसे बताता है कि जब मैंने तुम्हें देखा था तब मुझे ऐसा लगा था कि मुझे अपनी ड्रीम गर्ल मिल चुकी है, लेकिन जल्दबाजी में मैं तुम्हारा नेम टैग देखना ही भूल गया। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम तुमने क्या पहना हुआ था और तुमने पोनी टेल की हुई थी, और उसके बाद मैंने तुम्हें स्कूल में काफ़ी ढूंढा लेकिन तुम मुझे कभी मिली ही नहीं। तो हेन उसे वही रिंग दिखाती है और कहती है तुम चाहते थे ना कि मैं डिवोर्स वापस ले लूँ, अब मैं ऐसा ही करूँगी। ये सुनकर यूनवू काफ़ी खुश होता है और हेन को हक कर लेता है और कहता है कि अब इस रिंग को कभी भी मत उतारना, फिर चाहे तुम मुझे भूल ही क्यों ना जाओ, तुम्हारा मूड ही क्यों ना चेंज हो जाए, या फिर तुम मुझे डिसलाइक करने लगो, फिर भी तुम्हें ये रिंग अपनी फिंगर में रखनी है। हेन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इसे कभी भी नहीं उतारूंगी। फिर हम यूनवू की मॉम को देखते हैं जो कि बहुत सारी किमची बना रही होती है। मिसू कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो? उसकी मॉम कहती है कि हेन की फैमिली यहाँ से जल्दी जाने वाली है तो मैं उनके लिए किमची बना रही हूँ, साथ में कुछ किमची मैं गाँव में बांट दूंगी। तभी वहाँ पर जॉन डाई आती है जो कि उनकी हेल्प करते हैं और वो फटाफट सारा काम कर रही होती है। ये देखकर मिसू और उसकी मॉम काफ़ी चौंक जाती है कि तो काम में काफ़ी अच्छी है। तभी वहाँ पर किम सॉन भी आती है और जॉन डाई को काम करते हुए देखकर कहती है तो मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँ। तो जॉन डाई कहती है कि मॉम ऐसा नहीं है, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी। किम सॉन कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जॉन डाई कहती है लेकिन आप वो पहली लेडी हो जिसे कि मैंने मॉम कहा है। फिर मिसू अपनी फ्रेंड्स को जॉन डाई के बारे में बता रही होती है। तभी वहाँ पर हेन आती है और कहती है कि तुम सभी ये क्या कर रहे हो? तो बांगसुल उसे कहती है कि आपकी सर्जरी होने वाली है, उसके लिए हम काफ़ी खुश हैं। साथ में मिसू से बताती है कि बालसम से नेल पेंट लगा रही है, इसे लगाने के बाद आपका पहला प्यार पूरा हो जाता है। और साथ में बांगसुल उसे ये भी बताने लगती है कि मैं और यूनवू एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और बचपन में वो मेरे साथ फ्लर्ट भी किया करता था। ये सुनकर मिसू उसका मुंह बंद करवा देती है। उसके बाद यूनवू गाड़ी लेकर घर आ रहा होता है। उसके गाड़ी के सामने हेन आती है और उसे बाहर आने के लिए कहती है। तो यूनवू बाहर आता है और हेन उसे अपनी नेल पेंट दिखाती है। यूनवू कहता है कि ये तो बालसम की नेल पेंट है। हेन कहते हैं कि हाँ, अब मेरा पहला प्यार पूरा हो जाएगा और मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं इस सीज़न की स्नोफॉल देख पाऊंगी, लेकिन अब ऐसा सच हो सकता है। यूनवू कहता है कि पहला प्यार? क्या तुम उसी बस वाले लड़के की बात कर रही हो? मुझे बताओ आखिर वो है कौन? हेन कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। ये बोलकर वो जाने लगती है। तो यूनवू पीछे से कहने लगता है कि अब तो तुमने मेरी रिंग भी एक्सेप्ट कर लिया, तुम अपना माइंड मत चेंज कर देना, तो अब अपना पहला प्यार पूरा करने के बारे में सोचना भी मत। फिर हम ग्रेस को सोली के साथ देखते हैं और वो सोली को बता रही होती है कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया है। तो सोली उसे बैंक अकाउंट की कॉपी देखती है और ग्रेस देखते हैं कि उसमें बहुत सारा पैसा होता है, इतना कि वो काउंट भी नहीं कर पाती, और वो इसके लिए सोली को थैंक यू कहती है। सोली कहती है लेकिन ये पैसा तुम सिर्फ तभी यूज़ कर सकती हो जब मैं तुम्हें ये पैसा यूज़ करने दूंगी। ये सुनकर ग्रेस काफ़ी चौंक जाती है।
फिर हम यूनसंग को उसके आदमी के साथ देखते हैं और वो उसे ब्योमसुक की फोटोज दिखा रहा होता है जो कि ब्योमजुन का भाई होता है और कह रहा होता है कि ब्योमसुक एक स्टॉक कंपनी का सीईओ बन चुका है और उसकी मुलाकात हाल ही में माइकल से भी हुई थी। फिर यूनसंग इसके बारे में सोली को बताता है कि ब्योमसुक एक स्टॉक कंपनी का सीईओ बन चुका है जो कि स्टॉक इकट्ठे कर रहा है। सोली कहती है कि चेयरमैन की डेथ हो गई है तो ब्योमसुक वापस आ सकता है और वो चेयरमैन की जगह लेने की कोशिश करेगा, तो अब तुम्हें थोड़ा सेफ रहना चाहिए। यूनसंग कहता है कि ठीक है। उसके बाद यूनसंग कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहा होता है और वो लोग उसे कह रहे होते हैं कि अब आपकी कंपनीज विदेशों में भी स्थापित हो चुकी है, आप उन्हें मैनेज कर सकते हो। फिर हम यूनवो को देखते हैं जो कि कुछ डॉक्यूमेंट देख रहा होता है। वहाँ पर यांगी भी होता है और वो यांगी को कह रहा होता है कि हमने जैसा सोचा था यूनसंग बिल्कुल वैसा ही कर रहा है, उसने सीक्रेट फंड का यूज़ करके कुछ स्टॉक खरीदे हैं, तुम उसे लूप में रखो ताकि वो इसी तरह सीक्रेट फंड का यूज़ करता रहे। हेन कहती है इस टाइम शायद वो डरा हुआ है क्योंकि हमारा अंकल ब्योमसुक वापस आ सकता है और वो अपनी जगह लेने की पूरी कोशिश करेगा। फिर यांगी से पूछता है कि लैंड ब्रोकर सियोंग के बारे में क्या। यूनवो कहता है कि उसने कन्फेस कर लिया था और वह यूनसंग के अगेंस्ट गवाही देने के लिए भी रेडी हो चुका था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, उसका कुछ ज़्यादा पता नहीं है। फिर हम रात को एक गाड़ी देखते हैं, वहाँ पर एक आदमी आता है और देखते हैं कि उस गाड़ी में एक डेड बॉडी होती है और न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि एक आदमी गाड़ी में मर चुका है, लेकिन अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि आखिर वो है कौन। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो कि किम सियोन से मिलने के लिए आती है। वो वहाँ पर कुछ काम कर रही होती है और किम सियोन को कहते हैं कि तुम्हें क्या काम कर रही हो, देखो तुम्हारे हाथ कितने रफ हो चुके हैं और तुम्हारे डार्क सर्कल भी आ चुके हैं। ग्रेस के साथ दो लड़कियाँ होती हैं जो कि किम सियोन और बोंगे को स्पा कर रही होती है, जो कि किम सियोन और बोंगे को स्पा दे रही होती है। और किम सियोन कह रही होती है कि अब हम जल्दी क्वीन ग्रुप में वापस आने वाले हैं और मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि हेन की भी सर्जरी होने वाली है। ग्रेस कहती है कि ये सुनकर मैं काफ़ी खुश हूँ कि हेन की सर्जरी होने वाली है। फिर हम ब्योमजा को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है, तभी सामने से सोंग आता है। सोंग को देखकर वो अपने हेयर ठीक करती है। सोंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ देना है तो क्या तुम मुझसे रात को मिल सकती हो। बोंगे कहते हैं कि ठीक है। फिर बोंगे अच्छे से मेकअप करके रेडी होकर रात को से मिलने के लिए आती है और कह रही होती है कि सोंग ने मुझे रात को यहाँ पर क्यों बुलाया। तभी वहाँ पर सोंग आता है तो ब्योमजा से कहते हैं मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या कहने वाले हो। साथ ही उसे कहने लगती है कि मेरे पास कितना सारा पैसा है और बहुत सारा काम है जो कि मुझे हैंडल करना है और मेरे 3 एक्स हस्बैंड भी रह चुके हैं। ये सुनकर सोंग काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तो ब्योमजा कहती है कि मेरे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारे कन्फेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो सोंग कहता है कि शायद तुम कर लो और वो उसे एक लेटर देता है। ये देखकर ब्योमजा कहती है कि क्या तुमने मेरे लिए लेटर भी लिखा हुआ है। सोंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पापा की डेथ हो गई है तो ये उनके लिए कंडोलेंस मनी है। ये सुनकर ब्योमजा कहती है मुझे ये नहीं चाहिए। सोंग कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि ये तुम्हारे पापा के लिए है। ये सुनकर ब्योमजा रोने लगती है तो सोंग उसे अपना हैंकी देता है और गुड बाय कहकर उसे वहाँ से चला जाता है। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो कि सोरी को बता रही होती है कि कल यहाँ पर किम सियोन, उसका हस्बैंड और ब्योमजा वापस आने वाली है और मेरी ढाई से भी बात हुई थी जो कि हमें दिखाया भी जाता है। और ग्रेस ने उसे कहा था कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आई हो, क्या तुम सुचुल से इतना प्यार करती हो। तो ढाई कह देती है कि सुचुल जैसा प्यार आज तक मुझे किसी ने भी नहीं दिया है। और ये सुनकर सोली ग्रेस को कहती है कि मैंने चोन के लिए इतना कुछ किया, आखिर वो मुझे धोखा कैसे दे सकती है। और ग्रेस सोली को ये भी बताती है कि जल्दी ही हेन की सर्जरी होने वाली है और वो नेक्स्ट वीक जर्मनी जाने वाली है। यूनसंग उसकी बात सुन लेता है और वो ग्रेस को कहता है कि मुझे पता करके बताओ कि जर्मनी के किस हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी होने वाली है। फिर हम हेन की फैमिली को देखते हैं जो कि कल वापस योल आने वाले थे। सुचुल कहता है लेकिन मैं चोन के साथ यहीं पर रहने वाला हूँ। किम सियोन चोन को कहती है क्या तुमने मेरे बेटे को ऐसा करने के लिए कहा है। तो वो कुछ कहने लगती है लेकिन सुचुल उसका मुंह बंद करवा देता है और अपनी मॉम को कहता है कि तुम डाय के साथ कभी भी अच्छे से बात क्यों नहीं करती हो। मैं यहीं पर इसलिए रहना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही हैंडल करना चाहता हूँ। तो हेन कह देती है वैसे मैं भी आपके साथ घर नहीं जाने वाली हूँ, मैं यूनवो के साथ उसके अपार्टमेंट में रहने वाली हूँ, वैसे भी वो अपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। तो किम सियोन कहती है सीधा सीधा कहो ना कि तुम यूनवो के साथ अकेला टाइम स्पेंड करना चाहती हो। तो यूनवो कह देता है कि हाँ। किम सियोन कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे कहना। हेन कहती है कि ठीक है। फिर हम सुचुल को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स का सामान पैक कर रहा होता है क्योंकि वो सियोल आने वाले थे। और ब्योमजुन बेगडू कहता है आपने हमारे लिए जितना भी किया उसके लिए थैंक यू, अगर आपको हमारी वजह से परेशानी हुई हो उसके लिए सॉरी। तो बेगडू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ब्योमजुन कहता है लेकिन मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि सुचुल को हम आपके पास ही छोड़कर जाने वाले हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा घर का कचरा यहीं पर रह गया हो। तो बेगडू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और तभी वहाँ पर हेन भी आ जाती है और बोंगे हेन को हक करती हैं और कहती हैं कि अपना ख्याल रखना। हेन कहती है कि ठीक है, और फिर हेन और यूनवो वहाँ से चले जाते हैं और वो अपने अपार्टमेंट आते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और यूनवो कहती हैं कि आप तो वही हो ना जो कि 11th फ्लोर पर रहते हो और आप बैचलर हो। तो हेन कहती है कि बैचलर नहीं है, मैं इसकी वाइफ हूँ। तो वो लेडी यूनवो कहती है आपने तो कहा था कि आप यहाँ पर अकेले रहते हो, मतलब कि आप दोनों की न्यू शादी हुई है। ये सुनकर वो दोनों स्माइल करते हैं। फिर वो दोनों अंदर आते हैं। हेन यूनवो कहते हैं कि अब हम दोनों ऑफिशियल कपल बन चुके हैं। यूनवो कहता है कि वो कैसे। हेन कहते हैं तुमने सुना नहीं, उस लेडी ने कहा है हमारी न्यू शादी हुई है और अब वो हम दोनों के बारे में सभी को बताने वाली है कि 11th फ्लोर पर जो बैचलर रहता है उसकी एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी हुई है और अब हमें न्यू कपल की तरह बिहेव करना चाहिए। तो यूनवो कहता है कि वो कैसे। तो हेन यूनवो के पास आती है और कहती है कि जैसे कि हम पहले रहा करते थे और हम देखते हैं कि जब उनकी न्यू शादी हुई थी वो दोनों साथ में सोया करते थे, दोनों साथ में काफ़ी खुश थे, साथ में खाया करते थे, एक दूसरे को हमेशा किसेस किया करते थे, साथ में घूमने के लिए भी जाया करते थे। और फिर हेन यूनवो के साथ वहाँ पर आई हुई होती है जहाँ पर यूनवो अक्सर बेसबॉल खेलता है। तो हेन उसे कहती है वैसे तुम यहाँ पर क्यों आते हो। तो यूनवो कहता है कि जब भी मैं कॉम्प्लिकेटेड फील करता हूँ और किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ तब मैं यहाँ पर आता हूँ। तो हेन कहती है अभी तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यूनवो कहता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह से मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूँ। ये सुनकर हेन स्माइल करती है। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो कि सोलियो कह रही होती है कि यहाँ पर बस किम सोन और ब्योम जुन आ रही है। हेन यूनवो के साथ रह रही है और सोचल वहीं पर है और ब्योम जुन वाइस चेयरमैन बना रहेगा क्योंकि उसके पास अभी भी शेयर है। तो सोली कहती है कि ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पर आकर उन्हें काफ़ी पछतावा होगा। फिर हम यूनवो को देखते हैं। तभी उसे यूनसंग मिलता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और वो यूनवो कहता है मुझे पता चला है कि हेन की सर्जरी होने वाली है और नेक्स्ट वीक तुम उसके साथ जर्मनी जाने वाले हो, तो तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। और उसे कहता है वैसे क्या हेन को पता है कि सर्जरी का एक साइड इफेक्ट भी है। ये सुनकर यूनवो काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो यूनसंग कहता है कि हेन को सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि मेरे दिल में हेन के लिए फीलिंग्स है और अगर हेन को पता चला तो वो सर्जरी के लिए साफ मुकर जाएगी और मैं हेन के लिए काफ़ी खुश हूँ कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फिर हम यूनसंग को हेन के घर पर देखते हैं और वो मेड को कह रहा होता है कि हेन और यूनवो का जितना भी सामान है वो उन्हें वापस कर दो। फिर हम हेन को देखते हैं जो कि डिपार्टमेंट स्टोर आई हुई होती है लेकिन एज अ सीईओ नहीं बल्कि एज अ कस्टमर वहाँ पर आई हुई होती है और सेक्रेटरी नाव से बताती हैं कि आपने पहले यहाँ पर क्या क्या किया था। यहाँ पर बच्चे खेला करते थे तो आप कहते थे कि क्या ये कोई एंटरटेनमेंट पार्क है और आपने यहाँ से सारी चेयर्स भी हटवा दी थी। तो हेन कहती है लेकिन अब मैं चेंज हो चुकी हूँ और मैं यहाँ पर काफ़ी चेंजेस करना चाहती हूँ। यहाँ पर सारी चेयर्स वापस लगवाना चाहती हूँ ताकि लोग यहाँ पर रेस्ट भी कर सके और अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर भी आ सके। साथ ही हेन वहाँ पर काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं। तो सेक्रेटरी नाव से कहती है आपने जो कहा है उसे भूल मत जाना, कहीं सर्जरी के बाद आपकी याददाश्त चली जाए। हेन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर हम बोंगे और यूनताए को देखते हैं और वहाँ पर यूनताए की वाइफ यूनसुंग भी आई हुई होती है। बोंगे उसे कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और कहते हैं तुम्हारे बेटे यूनताए ने बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट में बर्बाद कर दिया। ये देखकर बोंगे काफ़ी गुस्सा आता है और वो यूनताए को मारने लगती है। फिर यूनसुंग वहाँ से जाने लगती है तो यूनताए उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास कितना सारा पैसा है। और साथ ही वो एक सीन को याद करता है। ब्योम जुन, बेगडू और यूनताए वो बिल्डिंग देख रहे होते हैं जो कि हेन ने यहाँ पर खरीदी थी और यूनताए ब्योम जुन को कह रहा होता है कि मैंने इस बिल्डिंग का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा है, मैं हमेशा यहाँ पर झाड़ू पोछा किया करता था। तो बेगडू ब्योम जुन को कहता है वैसे अब आप क्या करने वाले हो, क्या इस बिल्डिंग को बेचने वाले हो। ब्योम जुन कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हेन ने कहा है कि वो ये बिल्डिंग आपको गिफ्ट में देना चाहती है। ये सुनकर यूनताए तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बेगडू कहता है इसकी क्या ज़रूरत है। ब्योम जुन कहता है ये हमारी इच्छा है कि हम आपको देना चाहते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट लेकर सियोल आ जाना, फिर लीगल रूप से ये बिल्डिंग आपकी हो जाएगी। और यूनताए इस बिल्डिंग के बारे में यूनसुंग को बता रहा होता है। तो यूनसुंग उसे कहती हैं कि जाकर अपने पेरेंट्स से बात करो कि तुम ये बिल्डिंग लेना चाहते हो। फिर हम किम सोन और यूनताए को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से इस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों कह रहे होते हैं कि हम वहाँ पर अपना जिम और सैलून स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि पहले भी तुमने किराया नहीं चुकाया है, तो अगर तुम वहाँ पर अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम्हें मंथली रेंट पे करना पड़ेगा। फिर हम हेन और सेक्रेटरी नाग को डिपार्टमेंट स्टोर में देखते हैं। वहाँ पर क्रिसमस की तरह सब कुछ सजाया जा रहा होता है।
हिन कहती है अभी तो क्रिसमस आया भी नहीं है। ना कहती है कि आपने ही पहले ऐसा करने के लिए कहा था। और हमें दिखाया जाता है कि एक मीटिंग में हेन ने कह दिया था कि क्रिसमस से पहले ही हम अपने डिपार्टमेंट स्टोर को क्रिसमस की तरह सजाना चाहते हैं। और तभी वहाँ पर लाइट्स होती हैं और स्नोफॉल भी होने लगती है। हेन कहती है कि स्नोफॉल कैसे हो रही है। तभी वहाँ पर युनवू आता है और हेन युनवू के पास आती है और वही ना और एक दूसरा वर्कर उन दोनों को देख रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि युनवू एम्प्लॉय से बात कर रहा होता है और उसे समझाता है कि उसे यहाँ पर क्या क्या करना है। और वहीं हेन स्नोफॉल को देखकर काफ़ी खुश होती है और युनवू कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह स्नोफॉल देखने को मिलेगी। अब मेरी सारी विशेष पूरी हो रही है और मेरा पहला प्यार भी पूरा हो जाएगा। युनवू कहता है कि फिर से तुम्हारा पहला प्यार, इसके लिए मैंने ये सब कुछ नहीं किया। मुझे बताओ आखिर तुम्हारा पहला प्यार है कौन। हेन कहती है वैसे मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ। और वो युनवू को उसी बस का नंबर बताती है जिसमें कि युनवू अक्सर जाया करता था। युनवू कहता है कि ये बस तो मेरी बस थी। हेन कहती है कि हाँ तभी तो मैं ये तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन युनवू को फिर भी समझ नहीं आता। तो हेन कहती है तुम्हारी सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो कैसे गई। ये सुनकर युनवू समझ आता है कि मैं ही हेन का पहला प्यार हूँ और वो हेन को कहने लगता है क्या सच में मैं ही तुम्हारा पहला प्यार हूँ। हेन कहते हैं कि हाँ। फिर हम बोंगे को देखते हैं जो कि बेगडू को कह रही होती है कि आज हेन और युनवू जर्मनी के लिए निकलने वाले हैं और मैं हेन के लिए प्रे कर रही हूँ कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए। तो बेगडू से बता देता है कि सर्जरी के साथ एक साइड इफेक्ट भी है कि सर्जरी के बाद वो अपनी याददाश्त खो बैठेगी। और सोचल उनकी बातें सुन लेता है। ये सुनकर वो काफ़ी चौंक जाता है और वहीं ब्योम-जुन किमसोन को भी इस साइड इफेक्ट के बारे में बता देता है और किमसोन भी काफ़ी सैड हो जाती है और कहते हैं कि मेरे बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और वहीं हम हेन और युनवू को देखते हैं जो कि प्लेन में होता है। युनवू हेन को कहता है तुम ठीक तो हो ना। हेन कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहीं युनसंग को भी हम एयरपोर्ट पर देखते हैं जो कि कहीं जाने वाला था। साथ ही न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि जो डेड बॉडी गाड़ी में मिली थी उसकी पहचान हो चुकी है और वो डेड बॉडी स्योंग की होती है। फिर हम हेन और युनवू गाड़ी में देखते हैं। युनवू से कहता है कि तुमने मुझे 2 बातें तो बता दी है, लेकिन अब तीसरा सीक्रेट कौन सा है। हेन कहती है कि तीसरा सीक्रेट योनसुक के बारे में है। युनवू कहता है कि क्या वो रैकून जो कि छत पर रहती थी। हेन कहते हैं कि हाँ, लेकिन मैंने वो झूठ कहा था और तुमने मेरी बात के ऊपर भरोसा भी कर लिया। युनवू कहता है मतलब कि 4 सालों तक तुमने मेरा बेवकूफ़ बना कर रखा। मैं छत पर आकर हमेशा उसका नाम पुकारा करता था, लेकिन वो कभी बाहर ही नहीं आई। हेन कहते हैं तुम इतने स्टूपिड हो, वहाँ पर रैकून कैसे हो सकता है। ये सुनकर युनवू भी स्माइल करने लगता है। फिर वो दोनों डॉक्टर रूम के बाहर होते हैं। युनवू से कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हारी सर्जरी का एक साइड इफेक्ट है। हेन कहते हैं कि वो क्या। तो युनवू कहता है कि सर्जरी के बाद तुम्हारी याददाश्त जा सकती है। हेन कहती है मतलब। युनवू कहता है शायद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा कि तुम कौन हो, कहाँ पर रहती हो, मैं कौन हूँ, तुम्हारी फैमिली कौन है। ये सुनकर हेन काफ़ी चौंक जाती है और कहती है मतलब जब तुम मुझे चॉइस करने के लिए कह रहे हो कि अगर मैंने सर्जरी करवाई तो मेरी याददाश्त जा सकती है, अगर नहीं करवाई तो मैं मर सकती हूँ। युनवू कहता है कि ऐसा नहीं है। हेन कहती है कि मैं सिर्फ प्रिटेंड करूँगी जैसे कि मैंने सिर्फ एक ड्रीम देखा था, मुझे सर्जरी नहीं करवानी। ये बोल कर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन युनवू उसे रोकता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम चॉइस करो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम सर्जरी करवाओ, जिंदा रहो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि युनवू ने हेन के लिए एक वीडियो शूट की थी जिसमें वो कह रहा होता है कि मेरा नाम युनवू है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और तुम्हारे लिए ये काफ़ी अजीब हो सकता है कि एक स्ट्रेंजर आकर तुम्हें कहे कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं हो और तुम ये जानना चाहती होगी कि तुम किस तरह की इंसान थी, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। लेकिन मुझे सब कुछ याद है और मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ के बारे में सब कुछ बताऊँगा। और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बोलते हुए युनवू काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है और कहता है कि हेन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।